आज हम एक ऐसी पहेली को सुलझाने वाले हैं जो एक ऐसी जगह से जुड़ी है जिसे अक्सर विकास की एक कामयाब कहानी माना जाता है। ये कहानी है केरल की। तो चलिए सबसे पहले उस केरला की बात करते हैं जिसे दुनिया जानती है। खूबसूरत, शांत, एक कामयाब जगह जिसे गॉड्स ओन कंट्री यानी ईश्वर का अपना देश कहा जाता है। ये एक ऐसी इमेज है जो हम सबके जहन में बसी हुई है। और ये सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं है। अगर आंकड़ों को देखें तो केरल की कहानी और भी शानदार लगती है। यहाँ भारत का सबसे अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में सबसे आगे। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स भी सबसे बेहतरीन है और महिलाओं की साक्षरता दर तो देखिए, कमाल की है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस ने भी इसकी तारीफ की है। मतलब ये विकास का एक परफेक्ट मॉडल लगता है ना? लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? अब इस खूबसूरत तस्वीर से थोड़ा आगे बढ़कर कहानी के एक उलझे हुए पहलू की तरफ चलते हैं। और यही वो सवाल है जो सब कुछ बदल देता है। अगर केरल विकास के हर पैमाने पर इतना आगे है तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उसी जगह पर महिलाओं के खिलाफ अपराध और आत्महत्या की दरें पूरे देश में सबसे ज्यादा हों? यही वो विरोधाभास है जिसे हमें आज समझना है। इसी को कहते हैं केरल पैराडॉक्स। तो चलिए अब इस पहेली की तह तक जाते हैं और इन उलझे हुए आंकड़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आंकड़े हैं ये केरल मॉडल की कहानी को और पुख्ता करते हैं। साफ साफ देखा जा सकता है कि केरल बाकी भारत से कितना बेहतर है, चाहे वो महिलाओं और पुरुषों का अनुपात हो, प्रजनन दर हो या फिर महिला साक्षरता हो। हर लिहाज से ये एक बहुत ही प्रगतिशील तस्वीर है। लेकिन अब देखें एक ऐसा आंकड़ा जो पूरी तस्वीर को पलट कर रख देता है। 1991 और 2011 के बीच केरला में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 610% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। ये नंबर उन सभी अच्छी बातों के बिल्कुल उलट है जो हमने अभी देखी। और जब हम महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात करते हैं तो ये कोई हल्का फुल्का शब्द नहीं है। ये एक सरकारी कैटेगरी है जिसमें रेप, किडनैपिंग से लेकर पतियों या रिश्तेदारों की क्रूरता और दहेज हत्या जैसे बेहद गंभीर अपराध शामिल हैं। तो सवाल उठता है, ऐसा हो क्यों रहा है? इसकी वजह क्या है? आइए अब इस विरोधाभास के पीछे के संभावित कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। इस मामले में दो बड़ी थ्योरीज सामने आती हैं। पहली है पितृसत्तात्मक झुकाव, जिसका मतलब है कि जैसे जैसे महिलाएं आगे बढ़ीं, समाज के कुछ पुरुषों ने अपना दबदबा बनाए रखने के लिए एक तरह से पलटवार किया। और दूसरी थ्योरी है सामाजिक आर्थिक अस्थिरता, यानी 1991 के बाद जो तेज आर्थिक बदलाव हुए उसने समाज में एक तरह की बेचैनी और अस्थिरता पैदा कर दी। पहली थ्योरी के सपोर्ट में कुछ बहुत ही चौंकाने वाले सबूत मिलते हैं। इतनी ज्यादा पढ़ाई लिखाई के बावजूद केरल में काम करने वाली महिलाओं की संख्या असल में घट गई। 1981 के बाद छोटे बच्चों में लड़कियों का अनुपात लड़कों से कम होने लगा, जो कहीं ना कहीं बेटे की चाह को दिखाता है। और तो और कानूनी बदलावों ने महिलाओं के संपत्ति के अधिकारों को भी कमजोर कर दिया। अब दूसरी थियरी थोड़ी अलग है। इसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल एडजस्टमेंट थियरी। इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी समाज में कोई बहुत बड़ा बदलाव आता है, जैसे कोई आर्थिक पॉलिसी, तो शुरुआत में पुराने नियम कानून और आदर्श हिल जाते हैं। इससे समाज में कंफ्यूजन का माहौल बनता है और आत्महत्या जैसी चीजें बढ़ जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे समाज एडजस्ट कर लेता है और हालात फिर से स्थिर होने लगते हैं। और ये ग्राफ इस थ्योरी को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए कि 1991 में नई आर्थिक नीति आने के ठीक बाद के सालों में केरल में महिलाओं की आत्महत्या दर कैसे तेजी से ऊपर गई और फिर धीरे धीरे नीचे आने लगी। ये पैटर्न ठीक वैसा ही है जैसा ये थ्योरी बताती है। लेकिन क्या हो अगर असल समस्या केरल में नहीं बल्कि हमारे विकास को नापने के तरीके में ही हो? क्या हो अगर जिस पैमाने का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वही खराब हो? हम विकास को नापने के लिए HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसे यूनाइटेड नेशंस ने बनाया है और इसका मकसद ये देखना है कि किसी जगह के लोगों के पास अच्छी सेहत और शिक्षा के जरिए एक बेहतर जिंदगी जीने के कितने मौके हैं। तो HDI की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो ये कि ये बहुत कुछ देखता ही नहीं। इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि ये महिलाओं के उस काम को गिनता ही नहीं है जिसके लिए उन्हें पैसे नहीं मिलते, जैसे घर का काम या फिर छोटा मोटा अनौपचारिक काम। जरा इस चार्ट को देखिए। ये हमें बताता है कि केरला में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 75% और इंडस्ट्री सेक्टर में 81% महिलाएं अनौपचारिक क्षेत्र में काम करती हैं। ये सारा का सारा आर्थिक योगदान HDI के दायरे से पूरी तरह बाहर है,
जिससे महिलाओं की असल आर्थिक भागीदारी की तस्वीर अधूरी रह जाती है। HTI एक और बहुत बड़ी गलतफहमी पर बना है कि अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो अपने फैसले खुद ले सकता है और उसकी जिंदगी बेहतर होगी। लेकिन केरल का मामला दिखाता है कि अच्छी खासी साक्षरता के बावजूद महिलाओं को काम के मौके या घर पर सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं मिलती। और अब सबसे बड़ा खुलासा। भले ही HDI का मकसद इंसानी विकास को नापना हो, लेकिन असल में ये GDP यानी पैसे पर बहुत ज्यादा टिका हुआ है। रिसर्च बताती है कि इसमें जो जेंडर गैप दिखता है, उसमें से 90% से ज्यादा का कारण सिर्फ कमाई का अंतर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंडेक्स आर्थिक उत्पादन को जरूरत से ज्यादा तवज्जो देता है और महिलाओं के बाकी योगदान को नजरअंदाज कर देता है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अगर केरल का मामला हमें कुछ सिखाता है तो वो ये है कि हमें इस पर दोबारा सोचना होगा कि हम तरक्की या प्रगति कहते किसे हैं। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। अगर हमारे विकास को नापने के सबसे बेहतरीन पैमाने जैसे HDI एक इतने बड़े सामाजिक संकट को देख ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर हम कैसे जानेंगे कि असली तरक्की और खुशहाली असल में होती क्या है?